are benefited by it, and they have taken notes of the important points. So, as some famous people have said, that opportunities don't happen, you create them, and you have to create them with the help of mentor. So now I request Dr. Ajay Kumar Sagar to come on the stage and guide the student with your informative speech. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो सर ने बहुत प्रीशियस तरीके से अपने बातों को रखा और आपके सामने उन चीज़ों को एक्सप्रेस किया जो शायद आपके लिए हमसे ना हो पाता। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार सागर है। मैं एनसीए डिपार्टमेंट में आपके पढ़ा रहा हूँ नवंबर से। तो हमारा पूरा का पूरा जो प्लान था वो पीपीटी प्रेजेंटेशन पर था, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम थी टेक्निकल, इसलिए हमको ओरल ही करना पड़ रहा है। हमारा आज का जो विषय है वह है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो आपको जानने की ये आवश्यकता है कि प्रतियोगी बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज कंपलसरी हैं। एग्जाम का फॉर्म तो आप बाद में फिल करेंगे, सबसे पहले आप सोच लें कि क्या आप उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक मनोवैज्ञानिक स्थिति अपनी बनानी पड़ती है। आपको एक मनोदशा में अपने आप को लाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको क्यों सिलेक्ट कर ले। मतलब क्राउड तो बहुत ज्यादा है, लाखों की संख्या में लोग फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको ही क्यों सिलेक्ट करे वो, है ना। तो इसके लिए आपको जरूरत है अपने अंदर उन चीजों को डेवलप करने की, ताकि वह आपको सिलेक्ट करने पर मजबूर हो जाए। उनमें सबसे पहली बात होती है कि आप वर्तमान में रहें, लिव इन प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में रहें, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तो फिर आप पास आउट हो जाएंगे, और पास आउट होने का मतलब है कि आप रेस से बाहर हो चुके हैं। प्रेजेंट में रहने का मतलब है, अब आप में से कितने लोग जानते हैं कि इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ होता है। कौन नहीं जानता? कोई ऐसा है जो नहीं जानता है? सब जानते हैं। तो आप इन करंट की चीजों को लेकर साथ में चलें। वो तो बस एक एग्जांपल था, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी नहीं है वो। दूसरी बात यह है कि आप कस्टमर के भाव से मुक्त रहें, यानी आप एक कस्टमर बनकर तैयारी ना करें। कस्टमर मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है कि आपने 1.5 लाख रुपए की फीस जमा की कहीं पर किसी कोचिंग संस्थान में, तब आप एक्टिव हो रहे हो। यानी पैसा आपने इन्वेस्ट किया तब जाकर आप एक्टिव हो रहे हो। इसका मतलब कि आप कस्टमर के भाव से वहां जा रहे हो। अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है तो आपके अंदर वो ईगो नहीं रहेगा, वो उत्साह नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि यार ऐसे ही छोड़ो, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, कभी गए कभी नहीं गए। और जरूरत आज के समय की यही है कि आप कस्टमर के भाव से मुक्त रहिए। कस्टमर बन के जाएंगे तो फिर आपको भी दुकानदार की तरह ट्रीट करेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितना क्वालिटेटिव है कितना नहीं है। तो कस्टमर के भाव से आपको नहीं जाना है किसी भी तैयारी के लिए। अभी हम सामान्यीकरण कर रहे हैं कि हर तैयारी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तीसरी बात यह है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, जाहिर सी बात है, आप घबराएं नहीं। चौथा है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपके जो सुविधा का क्षेत्र है उस सुविधा के क्षेत्र से आपको बाहर निकलना है। मसलन आपको दोपहर में नींद लेनी है और आपको लगता है कि 2-3 घंटे सोने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है ये आपका कंफर्ट जोन है। जब आप उसको तोड़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। कुछ गर्ल्स होती हैं जो बिल्कुल डिपेंडेंट होती हैं अपने पेरेंट्स पर, कोई जाकर उनको इसको ड्रॉप करे तब हो जाएंगी। ये आपका कंफर्ट जोन है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप जो है कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप जब किसी भी चीज में सेलेक्ट होंगे, किसी भी एग्जाम में आप सेलेक्ट होंगे, तो वहां पर आपके घर वाले आपको ड्रॉप करने नहीं जाएंगे।
और वो आदतें जब आपकी पहले से डेवलप रहेंगी आपके अंदर, तो आपको वहां समस्या नहीं होने वाली है। मानसिक मजबूती जरूरी है आपके लिए। आंतरिक मूल्यों में आपके बदलाव आना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी स्टेट के लिए या फिर सेंट्रल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहां पर क्या होता है कि आपके अंदर कुछ मूल्य ऐसे हैं जो अनिवार्यता होने ही चाहिए। मसलन संविधान के बारे में आपकी कितनी समझ है? संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ जाकर अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं रिटर्न में दे सकता हूं कि आप हर जगह डिस्क्वालीफाइड होंगे, क्योंकि आप किसी भी जॉब में जाएंगे तो आपको संविधान के दायरे में रहते हुए कार्य करना है, उसके मूल्यों को बनाए रखते हुए। मसलन एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी भी धर्म के बारे में अगर पूरा पूर्वाग्रह से आप ग्रस्त हैं कि इस धर्म के लोग गंदे होते हैं, अगर आपके अंदर जातिवादी मानसिकता है कि इस जाति के लोग ऊंचे होते हैं, उस जाति के लोग नीचे होते हैं, ये ऐसे होता है, वो ऐसे, तो आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं। अगर आप लैंगिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, खास करके जब मैं कैंपस में पढ़ाता था तो लड़कों को मैं बताता था ये बात, अगर आपको लगता है कि आप लड़के हो और आपके ऊपर हर चीज का उपभोग करने का आपको अधिकार मिल गया है, तो ऐसा नहीं। वहां अक्सर हम देखते हैं फेसबुक वगैरह पे कि लड़कियों के ऊपर बहुत से गंदे गंदे मीम्स बना के शेयर किए जाते हैं। लड़कियां माइंडलेस होती हैं, राइट का डिपर देकर लेफ्ट मुड़ती हैं, तो ऐसा है ऐसा है। तो ऐसे लोग पहले से डिस्क्वालीफाइड हैं, क्योंकि आर्टिकल 40 से लेकर 18 तक लगातार ये बात बताया गया है, किसी भी व्यक्ति के साथ भारत में धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस मानसिक स्थिति में आपको आना पड़ेगा। आप लड़कियां हैं तो आपके अंदर ये बात बिल्कुल नहीं घर करनी चाहिए कि आप किसी भी मायने में लड़कों से कमतर हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप उनसे बेहतर हैं। हमारी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जो लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी, मुक्ति काम्या नाम से, मैं रखवाया था मैंने, उसमें हमने एक पूरा चैप्टर इसी पर लिखा है कि यदि महिलाएं शासक होती तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक प्रशासक के अंदर होना चाहिए, एक प्रोफेसर के अंदर होना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट के अंदर होना चाहिए। वो सारी क्वालिटीज ईश्वर ने आपको पहले से दी हुई है, दी तो हुई होती है पुरुषों को भी, लेकिन पुरुष है वो मर्द बनने के घमंड में, एक माचो मैन बनने के घमंड में उन सारी क्वालिटीज को धीरे धीरे करके अपनी पर्सनालिटी से हटा देते हैं। तो आपके अंदर वो पहले से मौजूद है, इसको आप लोग ध्यान रखें हमेशा। दूसरी बात यह है कि स्व सहायता करें, खुद ही सहायता करने के लिए आगे आए। ये चीजें आपको ऐसे आदर्शवादी लग रही होंगी कि मैं आदर्शवाद की बातें कर रहा हूं, आदर्शवाद नहीं है ये। अगर आप स्वयं सहायता करने के लिए सामने आएंगे तभी आप नेतृत्व क्षमता से पूरी तरह से पूर्ण हो पाएंगे। नेतृत्व क्षमता का विकास तभी हो पाएगा आपके अंदर, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और नेतृत्व क्षमता किसी भी सर्विसेज में जाने के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो आपको थोड़ा सा मैं क्योंकि आप में से अधिकांश लोग यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए ज्यादा प्रेफर करने की प्रयास में है, क्योंकि मैंने उस दिन वहां पर जानने का प्रयास किया था आप लोगों से, तो हम ये बात थोड़ा आपको डिस्कस करेंगे विस्तार में, लेकिन बाकी लोगों के लिए इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप बनने क्या जा रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि आपको पता है कि आप कौन हो और क्या होने वाले हो, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करते हैं तो फिर आप किसी भी चीज में फेल करते हैं। एक शासक है हमारे मध्यकालीन इतिहास में, हुमायूं नाम का, बड़ा बदनाम शासक है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह बिना सोचे आगे बढ़ जाता था, बिना सोचे पीछे हट जाता था, बिना सोचे दाएं, बिना सोचे बाएं। कारण इसका परिणाम क्या हुआ कि पूरा मुगल साम्राज्य उससे छिन गया। 6-7 सालों के लिए पूरा मुगल साम्राज्य सूरी राजवंश के लोगों ने हाईजैक कर लिया। तो आप समझ रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करने जा रहे हैं आप। तो आप एक जो है नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ नौकरी करने नहीं जा रहे हैं। अब देखिए सर ने प्राइवेट सेक्टर के बारे में कुछ कहा, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहूंगा। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में अंतर बस इतना है, प्राइवेट सेक्टर में आप विशुद्ध नौकरी करने जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप जाते हैं तो आप लीड करने जाते हैं, आप सोसाइटी के एक बहुत बड़े समुदाय का कल्याण करने जाते हैं। डायरेक्ट कल्याण, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी कल्याण ही करता है लेकिन वो इनडायरेक्टली करता है, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट किसी को सुविधा पहुंचाते हैं क्योंकि आपको उसी के लिए नियुक्त किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल कि आपको करना क्या है, उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। यह एक सामाजिक दायित्व है। अगर आप सिविल की बात कर रहे हैं तो यह एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति आप वहां उत्तरदायी होंगे।
संविधान के प्रति उत्तरदायी होंगे, समाज के प्रति उत्तरदायी होंगे, सरकार के भी प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए। आपके लिए सबसे सर्वोच्च चीज होगी संविधान, सरकार नहीं। क्योंकि सरकार अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बीच वाली भी हो सकती है, लेकिन संविधान एक ही साथ अच्छा बुरा बीच वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो फिक्स, सरकारें तो चेंज होती है लेकिन वह फिक्स है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक सामाजिक पहचान है। अगर आप यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं तो फिर आपका अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष विस्तार होता है, पूरी दुनिया में विस्तार होता है। आईएफएस अगर आप बनते हैं तो पूरी दुनिया में आप कहीं भी नियुक्त हो सकते हैं। अगर आईएएस भी बनते हैं तो उसकी भी इसीलिए ट्रेनिंग के समय क्या होता है कि सबको भारत के समस्त भूभागों से परिचित कराया जाता है और फॉरेन ट्रिप भी होती है ताकि आप जान सकें। तो दुनिया के लेवल पर आपकी पहचान स्थापित होती है वहां पर। इसके अलावा यूपीएससी आपके अंदर क्या चाहता है, जैसे कि अभी एक साथी ने पूछा था कि सर बताइए थोड़ा सिलेबस, ये सब चीजें। तो सिलेबस तो बहुत बाद में आता है, पहले तो आपको ये जानना है कि यूपीएससी आपसे चाहता क्या है, रिक्वायर क्या करता है। उसमें सबसे पहली बात है कि आपके अंदर विश्लेषण की क्षमता हो, एनालाइज करने की आपके अंदर क्वालिटी हो, कैपेबिलिटी हो। दूसरी बात है कि आपके अंदर संप्रेषण कौशल हो, अपनी बात किसी को भी आराम से आप समझा सको, भले वह शिक्षित हो अथवा अशिक्षित हो। उसके लेवल पर जाकर कम्युनिकेट आप इस तरह करिए कि वो सब कुछ आपकी बातें समझ जाए। दूसरी बात है कि विचारों में बिल्कुल क्लियरेंस होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। किसी को भी आपको फॉलो नहीं करना है, किसी का आपको फैन नहीं बनना है। जैसे अक्सर मैंने देखा है कि आज की जनरेशन के लोग यूपीएससी जो लोग क्रैक कर चुके हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, उनके फैन बन जाते हैं। आपको फैन नहीं बनना है, आपकी अपनी मौलिकता होनी चाहिए। सर ने कहा कि स्टार्स हैं, सब में चमक है, तो आप सब में चमक है, सब में अपनी मौलिकता होनी चाहिए, आपकी खुद की मौलिकता जो आपका अपना है। और वो एक दो दिन में या महीने दो महीने में बिल्कुल नहीं आता है। ये प्रोग्राम आपका अभी हो रहा है, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये चीजें बहुत जल्दी हो रही हैं, लेकिन जल्दी नहीं हो रही हैं। आपकी पर्सनालिटी डेवलप होने में 2-3 साल का समय भी लग जाता है कभी कभी। तो आपको अभी से अगर इन चीजों को उतारना है अपने अंदर, तभी आप आगे चल के ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा सामाजिक जो आपके सामयिक घटनाएं हैं उनके प्रति आपको अनअवेयर नहीं रहना है, बिल्कुल उनसे आपको ताल से ताल मिला के चलते रहना है। आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, भले संक्षिप्त ही पता हो लेकिन पता होना चाहिए। इसलिए अभी हम आगे बात करेंगे तो बताएंगे आपको कि आपको डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आप कोई तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल भूल जाइए। आपको एक न्यूज़पेपर डेली फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आप सबके लिए जरूरी है, भले आप यूपीएससी देना चाहें ना देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ ग्रेजुएट हो रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हो तब भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है साइंस ऑफ लर्निंग, साइंस ऑफ स्टडी, पढ़ने का विज्ञान। आपको पढ़ना कैसे है, ये कहना तो बहुत छोटी सी बात होगी कि मैं बहुत ज्यादा कैपेबल अपने आप को नहीं मानता हूं कि आपको मैं इस बारे में कोई बहुत बड़ा ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन मैंने जो चीजें अपने ऊपर अप्लाई की वो तो आपके साथ मैं शेयर कर ही सकता हूं। और आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस है उसके लिए मैं एक तथ्य बताऊंगा अपने बारे में कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ एशियन हिस्ट्री का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं आपके पीजी का, और यूजी में भी मैं टॉप 10 में था, 7th प्लेस पर था ऑल ओवर जितने भी यूजी के यहाँ पर एग्जाम्स हुए अपने बैच का। तो ये चीजें मैंने खुद पर अप्लाई की, इसलिए मैं आपको यहाँ बताने के लिए खड़ा हूँ। तो एक सीनियर मान के आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, बाकी तो मैं बहुत छोटा हूँ इन चीजों के बारे में बात करने के लिए। पढ़ने का विज्ञान होगा तो सबसे पहले होगा कि आपकी मनोवैज्ञानिक तैयारी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल आप जो है पहले से फिट रहे उसके लिए। तो उसके लिए आपको 3 चीजें करनी है। उद्देश्य आपका स्पष्ट हो, दूसरी बात शांत और स्थिर मन हो आपका, तीसरी बात है कि आप इमेज को ध्यान में रख के चलें। ये चीजें अभी आपको आगे समझाएंगे, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। आपका पुस्तक के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपकी बेस्ट फ्रेंड जो होती हैं वो आपकी पुस्तकें होती हैं, मैं आपको आज क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि बाकी जो यारी दोस्ती है ना, चलिए कोई बात नहीं, मेरी आवाज जा रही है? बाकी जो यारी दोस्तियां होती हैं वो एक समय के बाद एक्सपायर कर जाती हैं, आप माने या ना माने, क्योंकि आपका फ्रेंड आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है किसी भी सूरत में। लेकिन जो आपने किताबों से निकाला है, निचोड़ा है, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। तो आपके बेस्ट फ्रेंड आपकी पुस्तकें होनी चाहिए। पुस्तकों को पढ़ा कैसे जाए,
सबसे बड़ी बात ये भी है, अक्सर आप लोग जब किसी भी सब्जेक्ट के लिए किताबें लेते हैं तो कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं? इंडेक्स देखते हैं, आपके चैप्टर में जो चीजें आपके सिलेबस में उठा के उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। सही हो कि नहीं? बिल्कुल गलत तरीका है। आपको सबसे पहले उस किताब के बारे में जानना चाहिए, उस किताब में किन किन चीजों को कवर किया गया है और उसका जो राइटर है उसका अप्रोच क्या है। तो जो भूमिका होती है किताब की ना, होता है कि नहीं, प्रीफेस होता है, सबसे पहले आपको उसे पढ़ना है। वहां से आपको काफी कुछ चीजें मिल जाती हैं, है ना। दूसरी बात होती है कि आपको कब कब पढ़ना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, किताब को कभी भी बीच में से कभी नहीं पढ़ेंगे कि यूनिट 3 का जो पहला टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 में है तो चलो पहले उसको पढ़ते हैं। कभी मन किया 6 चैप्टर पढ़ लेते हैं, कभी मन किया 12 पढ़ लेते हैं। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको क्रम से चलना है। मसलन अगर मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि जब तक आप स्टोन एज नहीं समझेंगे, पाषाण काल, तब तक आप सैंडो सभ्यता को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। और जब तक आप सैंडो सभ्यता को नहीं समझने वाले तब तक आप वैदिक वांग्मय को नहीं समझ पाएंगे। और अगर वैदिक वांग्मय से आप नहीं गुजर रहे हैं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वो धार्मिक क्रांति किस लिए हो रही है आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इतिहास एक क्रम से चलता है, ऐसे बाकी विषयों का भी अपना नेचर होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि दिन में सिर्फ एक विषय का एक चैप्टर पढ़े तो बेहतर है। 24 घंटे में आपको उसे रिपीट करना है, फिर हफ्ते भर बाद उसको रिपीट करना है, फिर महीने बाद उसको रिपीट करना है। थोड़ा सा ये इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन इम्प्रैक्टिकल ये नहीं है, क्योंकि हम उसको उतार चुके हैं। और मैं ही नहीं, बहुत से ऐसे करियर काउंसलर्स हैं जहां से हमने मुखर्जी नगर में रह के मैं भी 1 साल मेंस की तैयारी किया हूं, 2 बार इंटरव्यू भी दिया है मैंने यूपीएससी का। पीसीएस का नहीं डालता था तब तक, लेकिन अब उसका भी फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं। जैसे सर ने कहा कि ऑप्शन होना चाहिए, हमेशा ऑप्शन एक क्लियर होना चाहिए कि अगर आप उसके पीछे जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है किसी भी सूरत में, तो फिर आप तुरंत थोड़ा सा कदम अपने दाएं बाएं कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि बेसिक्स के बारे में क्या पढ़ना है आपको। जैसे किसी ने कहा एनसीईआरटी है ना, प्रचंड गर्मी है, तो आपको जो है बेसिक्स के बारे में क्या करना है। सबसे पहले आपको कोई भी भवन बनता है तो उसमें नींव तैयार होती है ना सबसे पहले। अगर आप बिना नींव की मजबूती के अगर उस पर घर बनाते हैं तो क्या होगा। उत्तराखंड की यात्रा आपके सामने है, वहां जितने भी मकान थे जिनको आपदा रोधी तरीके से नहीं बनाया गया तो सब के सब नष्ट हो गए, नींवें नहीं मजबूत थी उनकी। तो आपको नींव मजबूत करना है सबसे पहले। आधारभूत पुस्तकों के लिए आप एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब मत छूइए। किसी ने कहा कि एक किताब सर बता दीजिए तो वो हमको हेल्प कर दे। सर से किसी ने पूछा था ना भाई, यूपीएससी और यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी आप दीजिए, कोई किताब नहीं है। अब कोई किताब अगर ये दावा करती है कि भैया हम आपको परफेक्ट बना देंगे, तो उससे बड़ा झूठा पूरी सदी में कोई नहीं हुआ है, कोई है ही नहीं ऐसी किताब, क्योंकि मैं तो उस प्रक्रिया से गुजर चुका हूं। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, इसके अलावा कोई किताब छूना भी नहीं है। यहां से आपका पृष्ठभूमि मजबूत होगा। दूसरी बात, आप बोर्ड की किताबें भी पढ़ सकते हैं, यानी यूपी बोर्ड की किताबें भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे जुबान पे एनसीईआरटी रटा है तो ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, थोड़ा उसकी भाषा सरल ज्यादा होती है, इसलिए समझाने का तरीका वहां बेहतर होता है, इसलिए एनसीईआरटी लोग प्रेफर करते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि आप अपने आप को अपडेट कैसे रखेंगे, तो आपको न्यूज डेली सुनना है, डेली न्यूज सुनना है। आपको लगेगा कि ये समय की बर्बादी है, भाई ये समय की बर्बादी नहीं, इन्वेस्टमेंट है। जैसे सर ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमको उसका आउटपुट मिलना चाहिए ना। इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट मिलेगा, अगर आप इनपुट नहीं डालेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। 7:30 बजे एक न्यूज आता है डीबीसी पे, आप सबने सुना डीबीसी का नाम, किसने नहीं सुना है? चलिए सब लोग सुने। तो 7:30 बजे का जो न्यूज उसका आता है वो ग्लोबल लेवल पर कवर करता है, आधे घंटे का होता है, 7:30 से 8। और ये कोई ना एक्सक्यूज दे कि उसके पास रेडियो नहीं है, क्योंकि आपके पास रेडियो के परदादा हैं, एंड्रॉइड है ना,
उसमें YouTube पे आप जाइए, BBC को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, सर ने बताया कि YouTube का प्रयोग आपको करना चाहिए स्मार्ट जनरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिना YouTube, आपके पास जो भी संसाधन हो उनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए, लेकिन एक सावधानी छोटी सी उसमें आप ध्यान रखिएगा, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले उसके वक्ता और उस चैनल की ऑथेंटिसिटी जांच लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं बना है जो यूट्यूबर के क्वालिफिकेशन को दर्शाए वहां पर कि वो कितना क्वालिफाइड खुद है, जो आपको ज्ञान दे रहा है वहां, है ना। क्योंकि बहुत सारे अज्ञानी लोग अपना सब्सक्राइबर बढ़ा के वहां पैसा कमाते हैं, उनको आपके नॉलेज गेनिंग से कोई मतलब नहीं, उनको पैसा कमाने से मतलब है। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उसको पैसा मिलेगा, उसको सिल्वर बटन मिलेगी, गोल्ड बटन मिलेगी, डायमंड बटन मिलेगी, तो अपना कमाता रहेगा, आप बेवकूफ बनते रहेंगे। किसी को भी ऐसे आंख मूंद कर फॉलो नहीं करना है, जो ऑथेंटिक हो आप उसे फॉलो करिए। जैसे मैंने बीबीसी का नाम लिया, सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली 7:30 बजे वो न्यूज आती है। मान लीजिए आप 7:30 बजे कोई और काम कर रहे हैं तो उसको बाद में भी आप सुन सकते हैं। दूसरी बात, आप सबके घर में लगभग टीवी होगी, और टीवी नहीं होगा फिर मैंने कहा कि उसके फोर फादर आपके पास हैं, तो उन फोर फादर पे जाइए और लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और एनडीटीवी, ये 3 चैनल्स हैं, ये 3 साइट्स हैं, इनको आपको विजिट करना है और वहां पर आपको कोई परिचर्चा सुननी है किसी भी विषय में। मसलन अगर आपको जानना है कि यूक्रेन में बवाल क्यों मचा है, तो आपको वहां से ऑथेंटिक चीजें मिल जाएंगी। मैंने 3 चैनल बताए, पहला लोकसभा टीवी, दूसरा राज्यसभा टीवी, ये दोनों सरकार के चैनल्स हैं, यानी सरकारी कार्रवाई से आपको परिचित कराते हैं। तीसरा मैंने एनडीटीवी का नाम दिया। एनडीटीवी एक न्यूट्रल पत्रकारिता का एग्जांपल है, क्योंकि उसको रेमन मैग्सेसे तक का पुरस्कार उसके जो संचालक वगैरह हैं उनको मिल चुका है, और गोयनका अवार्ड जो मिलता है हर साल, गोयनका अवार्ड में लगभग उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है हर साल, क्योंकि वह एक निरपेक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। तो हमें सरकार का भी देखना है और एक निरपेक्षता को भी देखना है, क्योंकि सरकारी चैनल अपनी सरकारी चीजें बता देंगे, लेकिन जो चीजें आलोचनात्मक है वो आपको नहीं बताएंगे। तो आपको आलोचक भी बनना है। हेल्दी क्रिटिसिज्म कहीं से भी बुरा नहीं होता है, लेकिन वह हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मसलन आपको सरकार की किसी भी चीज पर बुराई करनी है या सरकार की आलोचना करनी है, तो इसलिए नहीं करनी है कि वो किसी भी विरोध के लिए विरोध करना, ऐसा नहीं। पॉलिसी बेस आपको क्रिटिसिज्म करना है, यानी कोई पॉलिसी लाई गई, उसके कितने ज्यादा गुड इफेक्ट हुए, कितने बैड इफेक्ट हुए, ये आपको पता होना चाहिए। और यूपीएससी आप यही चाहता है, वो आपसे यही चाहता है कि आप कितने निरपेक्ष हो। अगर किसी को लगता है कि यूपीएससी तो सरकार के अंडर में काम करता है, तो हमें सरकार की हर बात का वहां पर आंख मूंद कर समर्थन करने से हमें सिलेक्शन मिल जाएगा, नॉट एट ऑल। क्योंकि जिस सरकार के अंडर में आपको जाना है, वो सरकार भी आपसे तार्किक होने की अपेक्षा रखेगा, चाटुकार होने की नहीं। समझ रहे हैं? क्लियर होना चाहिए ये चीजें आपके लिए। दूसरी बात, अखबार और पत्रिकाएं, आपको एक न्यूज चैनल, एक न्यूज पेपर आपको फॉलो करना है डेली। थोड़ा सा सोच समझ के फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी न्यूज पेपर को ऐसे उठा लेते हैं तो सबका स्टैंडर्ड एक बराबर नहीं है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप द इंडियन एक्सप्रेस अथवा द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं है तो आप हिंदी का एक न्यूज पेपर जनसत्ता फॉलो कर सकते हैं, राष्ट्रीय अखबार है वो, आपकी लोकल खबरें उसमें नहीं मिलेंगी। आप इसको नोट करते चलिए, आप ऐसे सत्यनारायण जी की कथा नहीं चल रही है भाई, इसको नोट करते चलिए, जो चीजें हम आपको बता रहे हैं बार बार नहीं बताएंगे। दूसरी बात, आपको सामाजिक अंतरक्रियाएं क्या क्या करनी है, सोशल इंटरेक्शन भी करते रहना है, सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर नहीं रह जाना है। सामाजिक अंतरक्रियाओं में मसलन आप कहीं यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से, आपके पास 5-6 घंटे हैं, मान लीजिए आप लखनऊ जा रहे हैं, आपके पास 4 घंटे होंगे, तो 4 घंटे में क्या करेंगे आप? पढ़ाई तो कर नहीं पाएंगे। अपने आसपास लोगों से बात करिए, इश्यूज पर बात करिए हेल्दी तरीके से। आपको अनहेल्दी होकर नहीं बात करना है, हेल्दी तरीके से बात करना है लोगों से। देखिए कि लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं समाज के बारे में, देश के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, है ना। तो आप ये सब करते रहिए, क्योंकि वो आपका क्वालिटी टाइम बन जाएगा अगर आप ये काम करेंगे। आपका ट्रेवल टाइम बर्बाद नहीं होगा। दूसरी बात, फिल्में और सीरियल आपको देखने हैं। अक्सर आपको जो गाइड मोटिवेटर होंगे आपको बताएंगे कि नहीं देखना है, मैं कह रहा हूं देखना है, क्योंकि कभी कभी कोई एक फिल्म आपको इतना सारा नॉलेज दे देती है जो आपको 2500 किताबें नहीं दे पाती हैं। तो मैंने कहा ना, प्रेजेंट में रहिए, समय के साथ कदम ताल करिए। आप में से कितने लोगों ने पिंक मूवी देखी है?
वेरी गुड। थप्पड़, वेरी गुड। आर्टिकल 15, ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ नीचे कर लीजिए। तो इसमें आपने क्या देखा, पिंक मूवी में आप कितना भी महिला अध्ययन कर लीजिए किताबों में, ममता कालिया से लेकर सबको पढ़ डालिए, उतना आपको महिला विमर्श नहीं मिलेगा जितना आपको 1-2.5 घंटे की फिल्म दे देगी। मसलन कोई आपको असर्ट नहीं कर सकता है। उसका एक फेमस डायलॉग है जो बार बार अमिताभ बच्चन रिपीट करते हैं, नो मीन्स नो। समझ रहे हैं? कोई आपका पति ही क्यों ना हो, अगर आपने ना कह दिया तो वो ना है। फोर्सली उसको कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। ये आपको कहां से मिलेगा? फिल्म से मिलेगा। हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं मिस्र सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता। बेबीलोनियन सभ्यता आपको हम कितना भी पढ़ा दें क्लास में, 8, 10, 15, 20 क्लास ले लें, आप उतना नहीं समझेंगे जितना एक नई फिल्म आई थी इटर्नल्स, उसको देखकर समझ जाएंगे। सारे गॉड एंड गॉडेसेस वहां पर हैं उसके, उस सभ्यता के। आपको अगर मिस्र सभ्यता को समझना है तो आपको कितना भी पढ़ा दें वो चीजें कम पड़ जाएंगी। लेकिन अगर आपने एक फिल्म देख ली गॉड ऑफ इजिप्ट, तो आपने सब समझ लिया, उसका धर्म दर्शन, उसकी कल्चर को भी समझ लिया, उसकी सोसाइटी को भी समझ लिया। हड़प्पा सभ्यता आपको कितना भी पढ़ा दे नहीं समझ पाएंगे आप। एक फिल्म बनी थी मोहनजोदड़ो, वो आपको सब कुछ समझा देती है। वेब सीरीज भी आपको देखने हैं, वेब सीरीज समझते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो वेब सीरीज भी आपको अच्छी तरह से समझना है, जिसकी वजह से आप समाज को जान सकते हैं, सोसाइटी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसके बारे में सारी चीजें जान सकते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि संसद में जो संवाद होते हैं, जो सांसद लोग एड्रेस करते हैं, सत्र चलते हैं ना, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, ये सब चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर चीजें आपको मिलती हैं कि सोसाइटी, जो संसद है, जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, वो हमारे बारे में क्या सोच रही है, क्या समझ रही है ना, वहां पर क्या चल रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली तो पावर उन्हीं के हाथ में, जो वो करेंगे उसी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपने किसी ने पूछा कि सिलेबस क्या है, किसने पूछा था सिलेबस के बारे में? यूपीएससी सिलेबस किसने पूछा था? हाँ, तो हम बताइए ना, किसने शर्माना क्या है उसमें? यूपीएससी सिलेबस बहुत ब्रॉड है। आपको हम बताएं, एक शब्द में कहें तो आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि वहां आपको एक सामान्य बनना है, विशेषज्ञ नहीं बनना है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तब आप विशेषज्ञ बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सामान्य बनना चाहते हैं, और आपको थोड़ा हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अनिवार्यता तैयार करने चाहिए। उन चारों सब्जेक्ट में पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है इतिहास। इतिहास पहला है। मैं कहता हूं दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहला इतिहास है, दूसरा भूगोल है, तीसरा पॉलिटिकल साइंस है, जिसको पॉलिटी भी कहते हैं हम लोग, और चौथा इकोनॉमिक्स है, जिसको हम इकोनॉमी कहते हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स वहां नहीं पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। और हमने बताया कि एक क्रम से आपको चलना है। मैं पूरे विश्व के इतिहास को आपके सामने बहुत छोटे से शब्दों में जो है कंक्लूड कर सकता हूं। सारे के सारे वर्ल्ड का जो इतिहास है, जैसे हमें पता है कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया 300 साल से ऊपर तक। थोड़ा सा पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में राज किया, फिर महारानी और महाराजा के अंडर में राज्य किया 1858 के बाद से लगातार कंटिन्यू। तो ऐसी स्थिति क्यों आई? अगर आप इसको सीधे सीधे उठाकर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको इसी जाना पड़ेगा पुनर्जागरण में, रेनेसा पीरियड एक था जो यूरोप में आया था, इटली से शुरू हुआ था, उसके बाद पूरी यूरोप में फैला, फिर पूरी दुनिया में फैला। रेनेसा क्या था? पुनर्जागरण कहते हैं उसको। पुनर्जागरण का मतलब आप लोग समझते हैं? फिर से जगाना। जैसे हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आप सोच तो रहे हैं, लेकिन आप इस बारे में समझ नहीं पा रहे, तो हो सकता है आप सो रहे थे, तो आज आपको यहाँ इकट्ठा करके जगाया जा रहा है कि देखिए भैया जागो और अपने अपने काम में लगो। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेनेसा में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसके पहले वहां चर्च का साम्राज्य था। चर्च के हाथों में सब कुछ था, धर्म ही राजा था, राजा ही धर्म था। कोई भी राजा धर्म की अवहेलना नहीं कर सकता था, सब कुछ उसके हाथ में थी। और चीजें इतनी टाइट कर दी गई थी वहां पे
कि कोई भी धर्म के खिलाफ अगर बोलता था तो उसको या तो जिंदा जला देते थे, या काट देते थे, या मार देते थे, या उसको अपने शब्द वापस लेने को बाध्य कर देते थे। एक साइंटिस्ट था ब्रूनो, उसने कहा कि ऐसा है भैया, ये जो धरती है ना, ये सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य धरती का नहीं। पहले ये मान्यता थी यूरोप में धर्म शास्त्रों के द्वारा, बाइबल के द्वारा, कि सूर्य धरती की परिक्रमा करता है। हम लोग आज भी गाहे बगाहे यही कह देते भैया सूर्योदय हो रहा है, सूरज पूरब से आ रहा है, पश्चिम को जा रहा है, सूरज कहीं नहीं जा रहा है, सूरज वहीं पर है। तो उसने यही बात कह दी थी कि धरती परिक्रमा करती है सूरज की, लोगों ने उसको जिंदा जला दिया। इसी प्रकार से कॉपरनिकस ने यही बात कही कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बात कॉपरनिकस ने कही थी, तो उसको भी अपने शब्द वापस लेने पड़े। तमाम तरह के वैज्ञानिक जो उस समय उभर रहे थे, उनको अपने जान गंवाने पड़े या पीछे हटना पड़ा, लेकिन वो क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। और इसी बीच में एक घटना हो गई, बहुत बड़ी घटना हुई। वह घटना थी फ्रांसीसी क्रांति। उसके पहले एक जो है ब्रिटेन में क्रांति हुई थी, रक्तहीन क्रांति, ब्रिटिश 1688 में। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789। उसमें क्या होगा कि जो सामंती ढांचा था उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि जब क्रांति हुई तो राजा को मार दिया गया, रानी भी मर गई। उसके बाद पूरे के पूरे साम्राज्य को जो है तोड़ दिया गया। और उसके बाद पूरे के पूरे यूरोप में जो सबसे बड़ा देश था वह फ्रांस था, उसका असर बहुत पड़ा। तो जो वैज्ञानिक अभी तक दबी जबान में बात कर रहे थे वो खुलकर सामने आ गए, और यहीं से शुरू होता है रेनेसांस, पुनर्जागरण शुरू होता है। इसका क्या प्रभाव हुआ? लोगों ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, यानी पर्सनल किसी भी पर्सन के विकास को बढ़ावा दिया गया। वहां पे पर्सन के विकास को, पर्सन का विकास समझ रहे हैं, एक होता है व्यक्ति हित, एक होता है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। तो लोगों ने यहाँ पर व्यक्ति के गरिमा को, मानवतावाद को एस्टेब्लिश किया। मानवतावाद समझते हैं? एक एग्जांपल छोटा सा देते हैं हम। एक व्यक्ति है जो बहुत ही विशुद्ध धार्मिक है, इस्लाम का नहीं, चाहे हिंदू धर्म का या फिर क्रिश्चियनिटी का हो या फिर सिखिज्म का हो, बहुत धार्मिक है। वो डेली उसके पूजा पाठ करता है और शाम तक पूजा पाठ करने में लीन रहता है, कंठी माला जपता रहता है। एक व्यक्ति ये है, लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करता। एक व्यक्ति है जो पूरी तरह नास्तिक है, वो कभी मंदिर जाता ही नहीं है, कभी उसके हाथ में किसी ने कंठी माला नहीं देखी, कभी आरती भजन नहीं देखा, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ लोग इन कार्य में लगे रहता है, संलग्न रहता है उसी में। तो आप सोसाइटी के लिए कौन ज्यादा बेहतर है, पहला या दूसरा? दूसरा ना। यही बात है व्यक्तिवाद, मानववाद, यानी मानव के लिए, मानव को जीने के लिए उसको प्रेरित करना, उसके लिए कार्य करते रहना। तो मानववाद की स्थापना हुई, यहाँ पे लाभ की शुरुआत होती है। और इसी सब चीजों का जो परिणाम था वह औद्योगिक क्रांति थी, क्योंकि जब वैज्ञानिक चीजें शुरू हुई तो तरह तरह की नई नई मशीनें बनाई गई, यानी स्पाइनिंग मशीनें जिससे कपड़ों का बुनाई होता है उसका निर्माण हुआ। तो उससे औद्योगिकरण को बल मिला और ब्रिटेन में औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ। तो बाकी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। अभी के लिए आपको बस इतना मान के चलना है कि आपको कुछ बेसिक चीजें अपने अंदर विकसित करनी, जो आज और अभी से आपको करनी पड़ेंगी। किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे वो आपको काम करेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो वो बेसिक चीजें यही हैं कि आपको संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करना है, आपको पढ़ाई का जो तरीका आपका परंपरागत था उसको बदल कर थोड़ा सा उसको ट्रेंडी वे से निकाल कर उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना है उसको थोड़ा उसको मॉडरेशन उसमें लाना है। ये सारी चीजें आपको करनी है। बाकी आपको ये कार्यक्रम लगातार होता रहेगा और हम लोग टारगेटेड होकर काम करते रहेंगे। इसके लिए मैम ने इस पहल को जो है पूरी तरह से बहुत ही सहज स्वीकार करके इसको आगे बढ़ाया और हम लोग अब लगातार मिलते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम और हमारे सारे स्टाफ को जिन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया अपना, और आप सभी भी साधुवाद के पात्र हैं कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your informative lecture. Now I request our principal, ma'am, Dr. Ranjana Tripathi, to come on the stage and